सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इसमें गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रथम, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीय और ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जरा जान लीजिए। वैसी संख्या जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी में अपरिमेय संख्या दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा तो √3 से √3 को घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 2 होगा, जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। देखिए, द्विघात का मतलब ही होता है दो घात वाला। तो द्विघात समीकरण का घात कितना हो जाएगा, तो 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, एक फार्मूला जान लीजिए। एक फार्मूला आता है त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना जी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान भी 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ऐसा सवाल जो है ना, मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक नंबर का जरूर पूछा जाएगा, ये लिख के रख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि इनमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, या अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है और असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा, प्रायिकता का जो अधिकतम मान है ना वो 1 होता है, यानी किसी भी प्रायिकता का मान 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। असंभव घटना और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके बाद में कहता है कि पाई है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई के साथ पाई/2, पाई/3 ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। इसके बाद में कहता है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का आसान फार्मूला x², ये जो 2x दिया गया है ना, इसके बदले में हमें x + x लिख देना है। x और x मिलकर 2x हो जाएगा और x में 1 से गुना करेंगे तो x² भी हमारा आ जाएगा। +1 का हमने सेम टू सेम लिखा, ये वाला। देखिए, दोनों में हमारा कॉमन x मिल गया है तो हम x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने +1 को कॉमन किया तो x + 1 हो जाएगा। अब हमें ये दोनों संख्याओं को एक साथ लिखना है, यानी x + 1 को हमने एक साथ लिखा। ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, x + 1 x + 1, तो यहाँ पे भी x + 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो -1 होगा। -1 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, तो इस पे हम स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचेंगे तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है। इस प्रकार से हम अनंत अर्थात अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत। लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए और सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते बाह्य बिंदु पी है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इस पर हम केवल टोटल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। उसके बाद में कहता है कि आंकड़ा 24,15,22, 13,9,10 तथा 30 का परिसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, परिसर ज्ञात करना काफ़ी ही सिंपल होता है। इसके लिए एक आसान फार्मूला का यूज करना हमें पड़ता है,
वह फार्मूला है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं, प्राप्त संख्या परिसर कहलाता है। जैसे सबसे बड़ी संख्या 30 था, सबसे छोटी संख्या 9 था, तो हम क्या करेंगे 30 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 ना बचेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 21। उसके बाद में है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं और कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा कॉस थीटा। उसके बाद में कहता है किसी घटना ई के लिए प्रायिकता और प्रायिकता नहीं होने की जो मान होती है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा किसी भी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस पी इंटू ई इजकल टू क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है और यह एक फार्मूला होता है। उसके बाद में कहता है कि 9,10,11 9,10,11 11,5,7,6 का बहुलक क्या हो जाएगा। याद रखिएगा बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है उसी संख्या को हमने बहुलक कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 11 11, इस आंकड़ा में 11 एक ऐसी संख्या है जो 3 बार आई हुई है और 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक जो होगा वो 11 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पदों को देखिए, कोई भी चर हमने बताया था पिछले पार्ट में, कोई भी चर रूट के अंदर हो बहुपद नहीं हो सकता है, कोई भी चर के ऊपर पावर में बट्टा दिया गया हो नहीं हो सकता है बहुपद, कोई भी चर यदि बट्टा में दिया गया जैसे 1/x 5/x तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ये 3 टर्म कंडीशन एक ऐसा है जिसे यदि आप याद अपने रखते हैं तो रखिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक सवाल पूछा जाएगा जिनसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बहुपद है या इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है या इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x² प्लस √3 ये द्विघात बहुपद है, -5x ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहीं पे आपका थोड़ा सा टर्म कंडीशन चेंज हो जाता है। x पर देखेंगे तो पावर में 1/2 दिया गया है और हमने अभी अभी बताया कि x के पावर में कोई भी संख्या दे दी जाए तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऊपर सबसे पहले साइन 35 डिग्री है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इंटू 90 में से 35 यदि घटा देंगे ना दोस्तों तो 55 बचेगा, तो 55 हमने लिखा। नीचे है कोस 55, उसे हम सेम टू सेम लिखेंगे, कोस 55 का कोस 55। उसके बाद में हमें क्या करना है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, यानी कॉस और थीटा के बदले में 55 है तो हम भी यहाँ पे 55 लिख देंगे। नीचे है कॉस 55, उसे हमने सेम टू सेम लिखा, कॉस 55 डिग्री का कॉस 55 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों समान संख्याएं एक से कट जाएंगे तो प्राप्त संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा यानी 1। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि AP -3 -1/2 डॉट डॉट का ग्यारहवां पद क्या होगा। ग्यारहवां पद ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। ग्यारहवां पद का मतलब होता है कि a प्लस 11 में से 1 हमने कम किया तो 10 बचा, इसके साथ d लगा देंगे। इसी फॉर्मूला के माध्यम से 11 पद को निकाला जाता है। तो 11वां पद निकालने के लिए हमें a का मान चाहिए और चाहिए d का मान। तो a का तो मान यहाँ पे दिया गया है, कितना है दोस्तों, तो -3 है। अब हमें ज्ञात करना है d का मान और d ज्ञात करने का आसान फार्मूला e2 - a1 होता है, यानी d को हम लोग सारवंतर कहते हैं। और सारवंतर किसे कहते हैं, तो दूसरे पद और पहले पद के अंतर को सारवंतर कहते हैं। तो दूसरा पद -1/2 था तो हम -1/2 लिखेंगे। -a1 का मान, तो a1 का मान दोस्तों -3 था तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन करना होगा, 2 और एक एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना। -1 में हमने यदि 1 से गुना किया तो ये -1 होगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। 3 में दूसरा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1 + 6/2 मिलकर कितना होगा दोस्तों, तो 5/2 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए ए के बदले में तो हम -3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुने अब हमें चाहिए डी का मान। डी का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। अब ये 2 जाकर 10 को काटेगा कितने मरतबे, तो ये 5 मरतबे। तो अब यहाँ पे -3 का -3 हमने लिखा, प्लस का प्लस। अब ये 5 से 5 जब गुना करेंगे तो 5 ये 25 हो जाएगा। -3 प्लस 25 मिलकर कितना होता है दोस्तों, तो ये 22 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 22, यानी इस एपी का 11वां पद 22 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका आसान फार्मूला c/a होता है।
अब यहाँ पे सी का मान की बात करें तो एक दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान। ए का मान यहाँ पे 4 है, तो हम भी यहाँ पे 4 लिख देंगे। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 1/4 होगा, और 1/4 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देखिए कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है, तो इनवा पदों का योग क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो इनवा पदों का योग का जो आसान फार्मूला होता है उसे हम लोग एशियन का फार्मूला कहते हैं। वह फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणे डी होता है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणे डी ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। कहता है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का तो मान 1/2 होता है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया टेन 30 डिग्री, और याद रखिएगा टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो 1/√3 के बराबर है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा 4πr² गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और 3πr² अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगला सवाल कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे cos थीटा बराबर 1, तो √2 यहाँ पे गुना में दिया गया था, तो ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि cos में 1/√2 कितना डी का मान होता है। तो जल्दी से आप कह सकते हैं, मान सारणी याद किए होंगे कि सर cos में 45 डी का जो मान होता है वही होता है 1/√2, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है कि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को लिख देंगे, और इसका बनाएंगे बट्टा का जोड़। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का एक आसान फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। अब यहाँ पे हमें b से b को कटा देना है, तो यहाँ पे बचेगा -b/c। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि -b का मान, तो b का तो मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए c का मान। c का मान की बात करें तो 5 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। 3/5 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण का विविक्तर d बराबर क्या होगा। याद रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण का यदि दोनों मूल अर्थात अल्फा और बीटा का जो मान है वो बराबर है, तो ये जो मूल होगा ना, ये d बराबर यानी विविक्तर d बराबर 0 होगा। ठीक है, तो d बराबर 0 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। याद रहे, कोटि वाला पूछा जाए तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, और जब भी आपसे भुज वाला पूछा जाएगा तो पहले वाला आंसर हो जाएगा। इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि कार्तीय तल में स्थित 3, -4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब -4 होगा। लेकिन भुज का मान पूछ दिया जाता ना, तो क्वेश्चन का सही जवाब 3 हो जाता। तो हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे -4 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। याद रहे, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, अर्थात LBH होता है। इस प्रकार का ऑप्शन बी ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया गया √L² + b² + h², ये घनाभ का विकर्ण होता है। 2 × LB + BH + LH, ये घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल भी देखने को बार बार मिला है। तो याद रहे कि एक कोण, यहाँ पे दो कोण का मान दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, तो आप सभी को मालूम है कि 180 होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए के बदले में जितना मान दिया गया क्वेश्चन में हम उतना मान लिखेंगे। कोण ए का जो मान है क्वेश्चन में 40 है तो हम 40 लिखेंगे। कोण बी का मान 90 है तो 90 लिखेंगे। कोण सी का मान नहीं मिला है तो कोण सी के जगह पे कोण सी ही लिखेंगे, 180 का 180 कर देंगे। कोण सी बराबर यदि हम 180 लिखेंगे तो 90 और 40 यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 90 और 40 कितना होगा, 130 होगा। तो इधर आ जाएगा प्लस वाला माइनस में 130। अब 180 में से 130 करता है दोस्तों तो 50 बचता है ना जी। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल 26 में पूछा गया है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आसान तरीका क्या है कि tan 25 और tan 65 को एक साथ कर दीजिएगा, tan 20 और tan 70 को एक साथ कर दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। कैसे बनाना है आप सभी को बता दें कि tan थीटा गुने कॉट थीटा का एक आसान फार्मूला एक होता है, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा का एक होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो भी क्वेश्चन का सही जवाब एक ही आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 का था त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है AB बटा PQ और BC बटा RP, तो कौन से कोण यहाँ पे बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो त्रिभुज बना लेंगे, एक यहाँ बनाएंगे A, दूसरा B, तीसरा C। एक और बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे P और Q और यहाँ पे रखेंगे R। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि AB बटा PQ, यानी ये जो AB है ये PQ के बराबर है, BC बटा RP ये वाला BC जो है वो RP के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया गया है कोण बी का, यहाँ पे बात किया गया है कोण बी का, यानी क्वेश्चन का सही जवाब कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण क्यू ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती होगी उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे 10, 21 और 35 स्वयं तथा एक अलावे अन्य संख्या जो तो विभाजित होते हैं, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है इसमें जब भी भाग लगेगा तो 11 से या 1 से, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल होता है, जब ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला मालूम होगा कि tan स्क्वायर थीटा होता है, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर वैसे समझ में नहीं आए तो कैसे कीजिएगा, देखिए 1 प्लस दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए। इसका बना दीजिए बटा का जोड़, बटा का जोड़ बनाइएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा और कैल्शियम कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाता है तो प्राप्त संख्या केवल कॉट स्क्वायर थीटा बचता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। एक आसान ट्रिक जान लीजिए, मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल ऊपर यदि tan स्क्वायर थीटा रहे तो आंसर tan स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो आंसर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगला सवाल कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो एक वृत्त का परिमाप को हम लोग परिधि भी कहते हैं, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो 2πr होता है। और कहता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो हम यहाँ पे बराबर कर दिए हैं। अब हमें त्रिज्या अर्थात r का मान ज्ञात करना है, तो पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो अभी भी यहाँ पे r बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा 2। यानी यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या यानी r का जो मान आएगा वो 2 मात्रक आएगा। 2 मात्रक ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी 1 से लेकर 30 तक के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो आज की इस वीडियो में हमने किया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके उसमें दिए गए पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर तमाम पीडीएफ को डाउनलोड करके 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा समेटिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।